दक्षिण हिंद महासागर के खराब मौसम में 55 दिन का लंबा सफर करके एक अकेला युद्धक जहाज खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचा रहा है। संक्षेप में, ये भारत के जहाज INS केसरी की कहानी है, जो भारत सरकार के मिशन सागर के तहत मालदीव, मॉरिशस, कमरूस द्वीप और सेशल्स द्वीपों पर कोविड राहत सामग्री पहुंचाने में लगा रहा। महामारी के शुरुआती दिनों में 6 मई से 28 जून के बीच किए गए भारतीय नौसेना के इस प्रयास को बहुत सुर्खियां नहीं मिली। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये अभियान भारत के हिंद महासागर में अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। ये प्रयास बहुत बड़ा लग सकता है और इसका समय बेहद अहम है, लेकिन ये अपने आप में नया नहीं था। अधिकतर विश्लेषक जिनसे मैंने बात की, उनका कहना है कि भारत हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देता रहा है। 21 अगस्त तक भारत का विदेश मंत्रालय कुल 25 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर चुका है, जिनमें से 9 का संदर्भ भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों से है। जुलाई में 31 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई थी, जिनमें से 4 का ही संदर्भ पड़ोसी देशों से था। वहीं जून में 36 विज्ञप्तियों में से सिर्फ 2 ही पड़ोसी देशों से जुड़ी थी। यदि इससे पिछले 2 महीनों का विश्लेषण किया जाए तो ये दर और भी कम है। लेकिन क्या प्रेस विज्ञप्तियां ही भारत के पड़ोसी देशों से रिश्तों को मापने का एकमात्र तरीका है? जवाब है नहीं। कितना महत्व दिया गया, इसके भी मायने हैं। अगस्त 18, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंघला भारत के बाहर अपने पहले दौरे पर गए। वो ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय प्रसारक DD न्यूज के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सुरक्षा और साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की। 15 अगस्त नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ये कॉल ऐसे माहौल में हुई जब सीमा विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नेपाल के PM ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिश रच रहा है। अगस्त 13, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मालदीव में सबसे बड़े सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की घोषणा की। भारत मालदीव को वित्तीय पैकेज दे रहा है, जिसमें 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ग्रांट और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज शामिल है। इसके अलावा भारत ने मालदीव से उड़ानें शुरू करने के लिए एयर बबल बनाने और मालवाहक फेरी सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है। अगस्त 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को चुनाव जीतने पर मुबारकबाद दी। अगस्त 3, ईद उल अजहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री अशरफ गनी से बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और साझा हितों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। अब इससे क्या समझा जाए? क्या ऊपर जिन घटनाक्रमों का ब्यौरा दिया गया है वो भारत और चीन के बीच मौजूदा सीमा तनाव से पैदा हुई स्थितियों की वजह से है? ये भारत महामारी की वजह से अचानक अपने पड़ोसी देशों का ध्यान रखने लगा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इन सवालों पर विश्लेषकों की राय एकमत है। अचानक पड़ोसी देशों से शुरू हुआ ये हाई प्रोफाइल मेल मिलाप किसी एक घटना की वजह से नहीं हो रहा। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि इन घटनाक्रमों को अलग अलग करके नहीं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के तौर पर देखना होगा। और ये बहुत स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में हम अकेले नहीं हैं। दूसरा खिलाड़ी तेज चालें चल रहा है और हमें उसका ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त और चीन और भूटान में भारत के पूर्व राजदूत गौतम बम्बावले कहते हैं कि ये असामान्य साल है। संभवतः मई के बाद से ही चीजों ने रफ्तार पकड़ी है और अब अचानक ये लग रहा है कि हम एक ही क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार काम करने का सोच रही होगी, और अब ही चीजों ने धीरे धीरे कुछ रफ्तार पकड़ी है और वो पैटर्न बना है जिन पर उन्हें होना चाहिए था। हमने बम्बावले से पूछा कि इस समय चीन के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इस पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने चीन को पहले से ज्यादा आक्रामक बना दिया है, और जब चीन कदम उठा रहा है तो वो अब दक्षिण एशिया में भी वही कर रहा है जो वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और लातिन अमेरिका या दुनिया के दूसरे हिस्सों में कर रहा है। जहां भी कोई जगह खाली होगी, चीन उसे भरने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान को ही ले लीजिए,
अमेरिका की मौजूदगी कम हो रही है और चीन अधिक सक्रिय हो रहा है। चीन ने पिछले महीने ही 4 देशों की बैठक बुलाई, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हुए। मुझे लगता है कि चीन जो सार्वजनिक तौर पर दिखा रहा है वो उसकी सक्रियता की एक झलक भर है। बीबीसी के लिए दुनिया भर की खबरों और मीडिया पर नजर रखने वाली बीबीसी मॉनिटरिंग से जुड़ी उपासना भट्ट चीन के हाल के कदमों पर कहती हैं कि चीन दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है और इसी वजह से यहाँ उसकी हरकतों पर नजर रखना भारत के लिए अहम है। भारत चीन सीमा पर तो हाल के दिनों में कुछ खास गतिविधियां नहीं हुई, लेकिन चीन भारत के पड़ोसी देशों की ओर हाथ बढ़ा रहा है। उपासना कहती हैं कि नेपाल में हाल के दिनों में जो हुआ है उसे देखना दिलचस्प है। चीन के राजदूत हुआ यानकी ने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में उठ रहे संकट का समाधान करने की कोशिश की। इसे सबने देखा। चीन बांग्लादेश को भी रिझाने की कोशिश कर रहा है। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट है कि चीन तीस्ता नदी पर सिंचाई परियोजना विकसित करने के लिए बांग्लादेश को $1 अरब तक की मदद मुहैया करा सकता है। नदी विवाद पर भारत और बांग्लादेश की बातचीत पहले से ही चल रही है। श्रीलंका में राजपक्षे बंधु फिर से सत्ता में हैं। महिंदा राजपक्षे जब राष्ट्रपति थे तो उनके चीन के साथ नजदीकी संबंध थे और पाकिस्तान तो चीन का हर मौसम का साथी ही है। भारत को अपने दांव कैसे चलने चाहिए? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2019 के अंत में चीन की जीडीपी $14.34 ट्रिलियन थी। इसकी तुलना में भारत की जीडीपी $2.87 ट्रिलियन थी और इसके क्या मायने हैं ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। बम्बावले कहते हैं कि भारत ये जानता है कि उसके पास चीन जितना पैसा नहीं है और न ही वो उसकी तरह योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है। ऐसे में भारत क्या करे? भारत को अपनी ताकतों का अधिक इस्तेमाल करना होगा जो हमें अपने पड़ोस में खास बढ़त दे और हमें अधिक सक्रियता और कार्यदक्षता दे। यहाँ कार्यदक्षता का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट लागू करने से नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि पूरा रवैया ही कुशल हो। वो समझाते हैं कि एक कुशल दृष्टिकोण के तहत ये नेपाल के साथ जो नक्शा विवाद हुआ है, नेपाल ने नया नक्शा ही प्रकाशित कर दिया। बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। बम्बावले कोलंबो के बंदरगाह के विकास में भारत और जापान के बीच सहयोग का उदाहरण देते हैं। एक बात और भी है। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने अपना नाम ना जाहिर करते हुए कहा कि हमने देखा है कि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने चीन की शर्तों पर या तो चिंताएं जाहिर की हैं या चीन के साथ संबंधों की गति धीमी की है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो निवेश के भूखे हैं। भारत ने सक्रियता बढ़ाकर देशों को कर सुविधा देकर अच्छा काम किया है, लेकिन भारत योजना लागू करने और नतीजे देने में पिछड़ रहा है। वो कहते हैं हमारे सभी प्रोजेक्ट्स तेजी से चल रहे हैं और जब ये पूरे हो जाएंगे तब भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाएगा। हम ये बात समझते हैं कि अब निगरानी की मजबूत व्यवस्था है जो भारत का प्रदर्शन सुधारने के लिए विकसित की जा रही है। और मंदी। पूर्व राजनयिक और भारत के विदेश सचिव श्याम शरण कहते हैं कि एक के बाद एक विदेश सचिव ये कहते रहे हैं कि भारत की कूटनीति को अधिक संसाधनों की जरूरत है। इसमें राजनयिकों की संख्या और उन्हें दिया जाने वाला प्रशिक्षण भी शामिल है। भारत जो भूमिका निभाना चाहता है उसे प्रभावी रूप से निभाने के लिए ये जरूरी भी है। मार्च 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने 18 देशों में भारत के नए मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इनमें से 9 अब खुल चुके हैं। भारत नए मिशन खोल रहा है और उन देशों में राजनयिक भेज रहा है जहां पहले भारत की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि अभी भी दुनिया में 60 देश ऐसे हैं जहां अभी भारत का रेसिडेंट मिशन नहीं है। अब अधिक संसाधन मिलने की बात तो छोड़ ही दीजिए, भारत की कूटनीति को कम से कम खर्च पर काम चलाना सीखना पड़ रहा है क्योंकि विदेश मंत्रालय का बजट लगातार कम हो रहा है। जरा इस पर नजर डालिए। समिति ने पड़ोसी देशों के लिए तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए मिलने वाले फंड में कमी देखी है। बांग्लादेश के लिए मदद और नेपाल के लिए मदद को छोड़ दक्षिण एशिया के देशों के साथ सहयोग के मदद के फंड में कटौती की गई है। चीन की बढ़ती मौजूदगी की रोशनी में ये स्थिति और भी चिंताजनक है। भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों और आसपास के दूसरे विकासशील देशों के लिए भारत ने मदद कम की है। भारत सरकार के कुल बजट की तुलना में विदेश मंत्रालय का जो साल 2020-2021 के लिए हिस्सा है वो बीते 3 सालों में सबसे कम है। ये कुछ बिंदु हैं जो विदेश मामलों पर संसदीय समिति के समक्ष पेश किए गए थे और जिन्हें 3 मार्च 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया था। भारत के सांसद विदेश मंत्रालय का बजट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बम्बावले का कहना है कि समस्या गहरी और बड़ी है।
वो समझते हैं कि मैं इस बात से हैरत में नहीं हूँ कि विदेश मंत्रालय का अपना बजट कम हो रहा है और इसी के साथ भारत की अपनी पड़ोसी देशों को मदद करने की वास्तविक क्षमता भी कम हो रही है। दरअसल ये बड़ी तस्वीर से जुड़ा है। ये है भारत के जीडीपी का विकास और हमें वास्तव में इसकी चिंता करनी चाहिए। ये कारण है कई सालों से पड़ोसी देशों के लिए भारत का मूल फायदा ये था कि बढ़ते हुए भारत से वो भी फायदा उठा रहे थे और इसके लिए हमें बाहर नहीं अपने भीतर देखना है और उस आर्थिक सुस्ती को रोकना है जो कोविड महामारी से पहले ही आनी शुरू हो गई थी।